नमस्कार, मैं अक्षत बड़ोले ईएफए मीडिया उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से और मैं उपस्थित हूँ कलेक्टर कार्यालय और आप देख रहे हैं कलेक्टोरेट बड़वानी। और अब मैं मेरी टीम के साथ इस कार्यालय में प्रवेश करूँगा श्री शिवराज सिंह जी वर्मा कलेक्टर बड़वानी से साक्षात्कार के लिए। सर नर्स की बच्ची की आईडी तय करा है। चालू कर क्या है? जी तैयारी चालू कर दी? नो सर, अभी सिर्फ 12वीं पे ध्यान दें। 12वीं बात करोगे? यस जैसे किसने कहा? सर, मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि पूरी तरह से तैयार तो होना पड़ेगा ना पहले से ही। सर वो अभी जो अपना बोर्ड रहता है सर, उसमें ज़्यादातर डेरिवेटिव्स और ये आते हैं, और जो आईआईटी जेई में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसका थोड़ा डिफरेंस होता है ना सर। तो आपको सर माइंडसेट वही है। ऐसा प्लान करके चलना पड़ेगा कि तो आप गलती बात करोगे वो नाइन से चालू कर देते हैं ऐसा। सर वो 9th में सर इतनी समझ नहीं थी कि मतलब उसकी तैयारी करेंगे। 11th में थोड़ी तैयारी चालू कर दी है और 12वीं में कर रहे हैं सर। अच्छा आप अपना अपना काम चालू किया जाएगा। आप लोग क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। नमस्कार, मैं ईएफए में उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से, मेरे समक्ष हैं आज श्री शिवराज सिंह जी वर्मा कलेक्टर बड़वानी। और सर आपका ईएफए मीडिया उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में स्वागत है। थैंक यू सर आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर प्रश्न पूछ सकता हूँ? सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके बचपन में स्वतंत्रता दिवस या राखी से जुड़ी कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? ऐसा तो मुझे याद नहीं है, परंतु स्वतंत्रता दिवस और राखी दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को पूरा देश मनाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं छूटा हुआ जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। ऐसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे संस्कृति और धर्म के अवध प्राप्त हुए भाई और बहन का पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में हम लोग सभी अपनी बहनों से राखी बंधवाने वाला काम होता आया है। दोनों ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और दोनों ही न भूलने वाले त्यौहार हैं। सर मेरा दूसरा प्रश्न, आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है और ये आपके लिए क्या मायने रखता है? आज़ादी का मेरे लिए या सभी के लिए एक ही आशा है। आज़ादी एक किस सेंस में आज़ादी को हम लोग समझते हैं? आज़ादी व्यक्तिगत आज़ादी चाहिए या हम लोग राष्ट्र की आज़ादी की बात करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो हमारे जो राष्ट्र ने आज़ादी प्राप्त की है, सैकड़ों वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के या दूसरों के गुलाम रहे थे। हमारे देश के सपूतों द्वारा अनेक बलिदान देकर के हमारी आज़ादी को हासिल किया। तो इस आज़ादी को तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरे भारतवासी समझते हैं। आज़ादी हमको बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत संघर्ष करना पड़ा और हम इस आज़ादी को बना के रखें सभी। ये सभी हमारे भारतवासियों का कर्तव्य भी है और देश भावना को ओतप्रोत करने के लिए अभी इसी वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में और हमारे ज़िले में सभी घरों पर तिरंगा झंडा हम लोगों ने अपने घरों पर
लहराया, सभी शासकीय शासित कारणों पर लहराया गया। जहाँ तक व्यक्तिगत आज़ादी की बात है, व्यक्तिगत आज़ादी अलग चीज़ होती है, वो एक डिसिप्लिन आज़ादी होनी चाहिए, अनुशासित। ऐसी आज़ादी नहीं कि हमारी आज़ादी से किसी को कष्ट हो। हमारी आज़ादी किसी को कष्ट न दे, हम लोगों का आचार विचार दूसरों को कष्ट देने लायक ना हो, वो व्यक्तिगत आज़ादी ठीक है। यदि ऐसी आज़ादी जो दूसरों को कष्ट देती है तो वो व्यक्तिगत आज़ादी भी ठीक नहीं है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। सर, आज के समय में हम बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सच्चे अर्थों में तो हमको डिटेल में और डीप सेंस में जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता जैसा कि हमको बड़ी मुश्किल से मिली है, और स्वतंत्रता एक हमारी बनी है, उसके लिए हम सभी को एक राष्ट्र प्रेम की जो भावना है हमारी, राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि है। देश अलग अलग जाति वर्गों में, समाज में कई चीज़ों में बटा हुआ है, परंतु आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको एक रहने की आवश्यकता है। वो बेसिकली सबसे बड़ी आज़ादी तो हम उसी को मान सकते हैं कि जब हम लोग सभी हमारे राष्ट्र हित की बात करेंगे। सर, मेरा अगला प्रश्न, हम बच्चों की अपनी उम्र में देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है? तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो यही है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो अपनी शिक्षा में इस चीज़ को समझे। शिक्षा में उसमें सब शामिल करने की आवश्यकता है कि जो वो शिक्षा ले रहा है वह अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ में हम अपने समाज का और हम राष्ट्र का कैसे, हम लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम लोगों को अपनी शिक्षा को ब्रॉड सेंस में लेना होगा। यदि हमारी शिक्षा केवल हम तक सीमित है, हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम राष्ट्र को भला नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को सभी को अपने विकास के साथ साथ में हमारे समाज का और देश का विकास करने के लिए सोचना होगा। हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएँ, हम अपने राष्ट्र में, हमारे समाज में जो गरीब निचला जो तबका है, शोषित है, उसमें सुविधाओं का अभाव है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग किसी जो शोषित वर्ग है उसके बारे में हम सोचते हैं और उसको कुछ मदद करते हैं, काम करते हैं, तो मुझे लगता है तभी हमारी पढ़ाई का सही उपयोग माना जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये हमारे युवा लोगों के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी भी है। सभी हमारे देश का जो युवा हैं, पूरे देश दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा देश दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में ही युवा हैं, और आज की स्थिति में ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि युवा लोग पढ़ कर के रोज़गार की मांग करते हैं कि हमको रोज़गार दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पढ़ाई का माध्यम केवल रोज़गार सरकार दे, ये उसका कभी उद्देश्य नहीं है। वो युवा पढ़ लिख करके अपने को इसी योग्य बना ले कि वो अपना कोई भी काम धंधा कर पाए, यही इस पढ़ाई का असली मकसद होना चाहिए। अन्यथा हमारी पढ़ाई पूरी कागजी पढ़ाई बन के रह जाएगी और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हम हमेशा सरकार से ही नौकरी मांगते रह जाएंगे। सरकार का काम नौकरी देना, या सभी उस नौकरी सरकार दे नहीं सकती है। यदि हम पढ़ के कुछ चीज़ सीख पाते हैं, हुनरमंद बनते हैं, हम कितनी चीज़ों को जानते हैं, कितना स्किल हमारे पास है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि डॉक्टर और इंजीनियर, सभी युवा इसको क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू है। डॉक्टर चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, वो लोगों की इलाज करता है, उनकी ज़िंदगी बचाता है, तो उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू एडिशन हुआ उसका। ऐसे एक इंजीनियर हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारा जो आधारभूत ढांचा है, हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखो बड़े बड़े पुल पुलिया बनना, रोड बनना, जाने क्या क्या बनता है आजकल, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ये सब इंजीनियर्स का काम है, उसकी वैल्यू है। तो ये जिसकी वैल्यू है, युवा वर्ग ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई में
वैल्यू एडिशन किया है तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज तो वो कोरा और कागजी ज्ञान ही उसकी पढ़ाई में हुआ। इसलिए सभी बच्चों को ये जानने की आवश्यकता है कि मैंने एक्चुअल में किताबी ज्ञान के साथ साथ मैंने क्या सीखा, मेरे को क्या क्या चीज़ आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, कला और शिक्षा कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? बारे में केवल यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को, हम सब चीज़ों को कला और शिक्षा वाली बात करते हैं तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें उसकी रुचि का काम करने की उसकी हैबिट हो सकती है। उसको अपनी जो हमारी पर्सनल चॉइस की चीज़ जो हमको अच्छी लगती है, यदि उसको उसमें हम मास्टरी हासिल कर लें, उसको शिक्षा से जोड़ लें, तो मुझे लगता है कि उसमें कला और शिक्षा के रूप में ये पूरक में आ सकती है कि वो शिक्षा के साथ साथ वो कला भी है, कला भी सीख रहा है और कला के साथ साथ वो शिक्षित भी हो रहा है। सर, क्या स्टोरी टेलिंग शिक्षा का एक बेहतर माध्यम बन सकता है? मैं सामान्य तौर पर स्कूल और कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ और जो मैंने अभी तक समझा हुआ है, सबसे यदि अच्छी कोई शिक्षा है तो वो होता है विजुलाइजेशन करना। विजुलाइज करने का मतलब ये है कि हम उसको स्टोरी के रूप में ले जाएं और पिक्चर के रूप में ले जाएं। जैसे हम पढ़ते हैं शब्दों को तो शब्द हमको याद नहीं रहते हैं। यदि हमने जैसे आम लिखा आ और माँ, तो आम से वो आम याद नहीं रहता है, आम का पिक्चर जो होता है उससे हमको आम याद रहता है। तो पढ़ाई में यदि हम लोग एक तरह से स्टोरी टाइप का बना करके उसको विजुलाइज करें तो सबसे बेस्ट शिक्षा वही होती है। और इसको सभी स्टूडेंट्स को किताब के साथ साथ में अपने लिए कुछ वक्त निकाल करके जब पढ़ता है सुबह से शाम तक, तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को, जिसको हम रिवीजन भी कहते हैं, अक्सर बच्चे जो रिवीजन करते हैं तो पढ़ाई एक दिन में जितना करते हैं या हम लोग जितना भी तो सोचते हैं, उसके दूसरे दिन तक साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि हम 7% चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो 7% चीज़ याद रख पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग बहुत दिनों तक बहुत चीज़ याद रख नहीं पाते हैं। वो तभी याद रह पाएंगी जब उन चीज़ों को हम लोग विजुलाइज करें और कुछ पर डे या कुछ दिनों बाद में हम पुरानी चीज़ पढ़ी हुई है हम उनको विजुलाइज करने की कोशिश करें। आज जो पढ़ा हुआ है कल सुबह उठ के बच्चों को चाहिए कि कुछ वक्त निकालें, 1 घंटे के लिए निकालें भले ही, और वो ये केवल विजुलाइज करें या सोचें, इसको ध्यान भी कह सकते हैं हम लोग। ध्यान का मतलब वो नहीं है कि अपन बैठ कर साधु महात्मा कहते हैं, ध्यान हर चीज़ का होता है, ध्यान पढ़ाई का भी हो सकता है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो ध्यान पढ़ाई करेंगे, साधु होगा वो साधु अपने ध्यान करेगा। तो हमारे जो बच्चे पढ़ाई का भी ध्यान करने वाले सुबह डेली ये कर सकते हैं कि कल मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या पढ़ा और किस टॉपिक में मुझे कोई चीज़ याद है भी कि नहीं है। जब हम इस तरह से ध्यान करने लगेंगे तो हम अपनी मेमोरी को शार्प करने लगेंगे और हमारी मेमोरी भी बढ़ने लगेगी। हमारी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अस्थायी मेमोरी और एक होती है स्थायी मेमोरी। तो अक्सर हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। आफ्टर रिवीजन वो हमारी स्थायी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई घटना, कोई इवेंट ऐसी चीज़ होती है कि उसको भी भूलते नहीं, क्योंकि वो हमारी स्थायी मेमोरी में चली जाती है। आपके साथ कभी किसी साथ बुरा होता है या किसी साथ बहुत अच्छा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है वो हमारी हमेशा स्थायी मेमोरी में जाती है, पर बाकी चीज़ नहीं जा पाती हैं। तो वो कब जाएंगी? जब हम उसको भी सुखद अनुभव के रूप में लेने लगेंगे। जैसे कि आज आप मेरे पास मिलने आए, हो सकता है ये आपकी स्थायी मेमोरी का हमेशा पार्ट बन जाए कि हम पहली बार किसी कलेक्टर का इंटरव्यू ले गए और हम लोगों ने कुछ चीज़ें पूछी। तो मुझे भी मालूम है कि जब मैं पढ़ता तब मैं किसी कलेक्टर से मिल रहा था। तो आप लोग सौभाग्यशाली भी हो कि आज की स्थिति में सब सहज उपलब्धता है और बच्चे बात भी कर लेते हैं। हम लोगों ने तो बिना मिले ही हम कलेक्टर बन गए। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले बच्चे बहुत संकोची प्रवृत्ति के हुआ करते थे, उतने आसानी से सहज उपलब्ध अधिकारी नहीं होते थे और इतने आवागमन के साधन भी नहीं हुआ करते थे। और बच्चे अक्सर बात करने में वो संकोचित प्रवृत्ति के रहते थे कि वो छोटे छोटे बच्चे क्या किसी अधिकारी से छोड़ो किसी बड़े आदमी से बात करने में उनको संकोच हुआ करता था।
सर आप अपने जीवन में किसे अपना रोल मॉडल या आदर्श मानते हैं और क्यों? अब बेसिकली ये ऐसा प्रश्न है आपका, इसमें रोल मॉडल आदर्श जैसी चीज़ लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं कह सकते, बट हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल पर काम करना चाहिए। प्रिंसिपल ये कि कर्म ही पूजा है। आदमी को अपने काम में ही पारंगत होना चाहिए और एक पॉजिटिव जो सोच है, धनात्मक जिसको बोलते हैं, एक सकारात्मक नज़रिया की चीज़ जो होती है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। जो हो रहा है, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी आती है कि हम उसको तत्काल कुछ क्षण के लिए हम उससे विचलित हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो चीज़ हमारे अच्छे के लिए हो रही हो, उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा भी निकले, पर वो हम उसको तत्काल रूप से प्रतिक्रिया देते हैं कि वो बेकार हो रहा है और हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने मानता हूँ कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो रोल मॉडल की तो गुरुजनों का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। यदि कोई गुरुजन किसी बच्चे को मार्ग अच्छा दिखाता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा काफ़ी आगे बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी मेरे जो गुरु थे प्राइमरी लेवल के, मैं उनको मानता हूँ कि काफ़ी जो आदर्श गुरु की जो व्यवस्था है, आदर्श टीचर कि वो बच्चे में ही सब कुछ अपना समर्पित कर देना, तो काफ़ी उन्होंने मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि में गांव में पढ़ता था, गांव में ही वो पढ़ाते थे। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने वो संस्कार भी दिए, पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार वाली बातें भी आती हैं कि एक पढ़ा लिखा भी उद्दंड हो सकता है और एक अनपढ़ भी डिसिप्लिन्ड अनुशासित हो सकता है। हमारी कोई पढ़ाई हो तो वो डिसिप्लिन्ड और अनुशासित हो। हमारी पढ़ाई से या हमारे व्यवहार से किसी को कभी कोई बुरा न लगे, उसको कोई कष्ट ना हो, तो हमारा अनुशासित जीवन ही अच्छा है। तो मुझे तक गुरुजन लोगों ने जो हमको पढ़ाया, मेरे दादाजी थे गांव में, मैं मानता हूँ कि उनको गांव में लोग राजा बोलते थे और वो दिल के राजा थे। तो मैं उनको भी अपना आदर्श मानता हूँ कि सहज स्वभाव का वो थे, हमेशा लोगों की हेल्प करने वाली बात कि किस तरह से किसी की हेल्प की जाए, ये मैंने उनसे भी सीखा है। तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी हम लोग देखते हैं कि हमारे देश दुनिया में काफ़ी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं और इसको रोल मॉडल माने या ना माने, इस पर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये हमारे सब अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। सर ऐसी कोई पसंदीदा कहानी जो आप अपने बचपन में बार बार अपने नाना नानी या दादा दादी को सुनाने को कहते थे? हाँ, वैसी कहानी तो बहुत कुछ होती थी। मुझे याद है एक कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे याद है, सुना सकता हूँ। यस सर। तो एक कहानी वो शिव पार्वती कहानी थी। आप सब जानते होंगे शिव जी और पार्वती जी को। एक बार शिव जी और पार्वती जी दौरे पर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनको एक व्यक्ति मिलता है, रास्ते में जा रहा होता है। तो उसने क्या किया, व्यक्ति ने कि अपने जूतों को सर पर रख के चल रहा था, जूतों को सर पर रखे। तो पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पास जूते हैं फिर भी ये पैदल चल रहा है। तो महादेव जी ने उसको बोला, अरे पार्वती जी क्यों लेती है, लोग ऐसे होते ही हैं। तो पार्वती जी तो चुप नहीं रह सकती थी, नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो पूछते हैं। तो पार्वती जी ने उससे पूछा कि आपके पास जूते हैं तब भी आप पैदल क्यों चल रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, पार्वती जी को रूखा जवाब, रूखा जिसको होता ना बेकार लगने वाला, कि जूते टूट जाएंगे तो तू ला के दे देगी इनको। तो पार्वती जी ने को जब महादेव जी ने पार्वती जी को टोका, कहा था कि भाई लोग ऐसे ही होते हैं। आपने पूछा, उसने क्या जवाब दिया, उसको ये लगता है कि जूते टूट जाएंगे तो कोई ला के दे ही सकता है, इसीलिए वो सब रख के चल रहा है। तो अब एक पार्ट कहानी खत्म हुआ, अब अगले चलते हैं। कुछ आगे चलते चलते फिर महादेव जी पार्वती जा रहे थे, तो एक आदमी घोड़े पे चल रहा था।
और घोड़े पर चलता है तो उसका एक साफा होता है बड़ा वाला, और साफे की जो पूँछ होती है बड़ी, वो निकल करके वो घोड़े से नीचे तक और रास्ते तक नीचे खिंचती जा रही थी। वो तो कांटे वांटे वो फटती जा रही थी। तो फिर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा था, देखिए इस पागल को देखिएगा कि इसके पास में दौड़ रहा है पर इसका साफा फटा जा रहा है नीचे से। तो फिर शिव जी ने बोला था, अरे पार्वती जी आप ऐसी परेशान होती है, लोग होते ऐसे हैं। तो उसके बाद में पार्वती जी ने मानी, उसने रोका, अरे भाई ये बताओ तुम्हें ये होश भी है कि तुम अपने घोड़े को भाग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा साफा फट रहा है। तो उसने जवाब दिया कि फट जाएगा तो और देगा महादेव। इसका मतलब फिर महादेव ने तो समझाया, लेकिन इस पर मेरे को इतना विश्वास है कि ये इसको साफा की चिंता नहीं है, इसको क्या है विश्वास मेरे पर है कि फट जाएगा तो और साफा आएगा, तो इसको साफा की कभी कमी नहीं होगी। तो ये दोनों कहानी के दो पार्ट हैं, वो आपके काम में भी आते हैं, मेरे काम में भी आते हैं। ये कहानी मुझे दादाजी ने सुनाई थी तब मुझे याद है। इस कहानी के दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। पहला पार्ट था नेगेटिव, कि आप पास सब कुछ है तब भी आप रोते गाते रहोगे। पहली कहानी ये कहती, जूते हैं तब भी तुम पैदल चल रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने पे या ऊपर वाले विश्वास नहीं, किसी पे भी अपने कर्म पर विश्वास नहीं। फट गए जूते तो जूते कहाँ से आएंगे, तो इसलिए जूते नहीं पहने उसने और सर पर रख के चला, कष्ट में चल रहा था वो। और दूसरा पार्ट कि उसके पास सापा था फट रहा है, उसको सापा की चिंता नहीं है, उसको मालूम है कि मैं एक सापा फटेगा मैं दूसरा ले आऊँगा, तीसरा ले आऊँगा, क्योंकि उसको एक विश्वास है, अपने कर्म पर भी विश्वास है कि मैं सापा खरीद दूसरा भी ले आऊँगा। तो यही हमारी ज़िंदगी का असली पार्ट है, और इस पार्ट को मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो बी पॉजिटिव। सर हम बच्चों के लिए आपका कोई संदेश? मैंने इस कहानी में भी आपको एक संदेश दे दिया है। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ें जैसी हैं उनको उसी नज़रिए से देखिएगा, अपने नज़रिए से नहीं देखिएगा। चीज़ें सभी अच्छी होती हैं यदि हम लोगों को अच्छा माने तो। यदि हमारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ है तो उसको बुरा मत मानिएगा, हो सकता है उसमें भी आपकी अच्छाई छुपी हो। जैसे कि आप जानते हो कि एक रसगुल्ला होता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबको अच्छा नहीं लगता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेगा तो उसको मरना पड़ेगा। तो हर चीज़ के दोनों पहलू हैं। कोई चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती है, कुछ के लिए वो अच्छी है तो कुछ के लिए खराब भी है। तो हमको जब इस सेंस में समझ जाते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये हमारी असली शिक्षा है कि जैसे सब लोग पढ़ करके मान लो सबके 80-100% नंबर आ जाएं, तो सभी ना तो इंजीनियर बन सकते हैं और सब डॉक्टर बन सकते हैं। और ऐसे सब बन भी गए ना, तो सारे डॉक्टर एक जैसा नाम भी नहीं कमा सकते, पैसा भी नहीं कमा सकते, ये भी आपको मालूम है। सभी इंजीनियर भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी पर्सनल स्किल और आपका एटीट्यूड और कई चीज़ में शामिल होती हैं। तो एक ही स्कूल में पढ़ने वाले सब एक साथ पढ़ नहीं सकते, एक साथ लिख नहीं सकते, एक साथ नंबर ला नहीं सकते। तो ये ज़िंदगी हमारी, हर व्यक्ति की, जो हमारे पूरी दुनिया में 600-700 करोड़ जो लोग हैं, सबकी दिमाग में अलग अलग सॉफ्टवेयर चलेगा। दो लोगों का सॉफ्टवेयर सेम नहीं है। तो हमारे दिमाग में इतना अनंत शक्ति है, यदि हमने उसको मान लेंगे हम बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। यदि हम लोगों ने तो किसी से तुलना कर ली तो हम किसी काम के लिए गए। हम किसी से तुलना करके आगे बढ़ने वाला काम कर सकते हैं, कि तुलना ही कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ये काम किया तो मैं बहुत आसानी से इसको कर सकती हूँ, उसकी तुलना तो ठीक है। पर किसी की ये तुलना कर लो कि इसने नहीं किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हम बेकार हो गए। तुलना करके रास्ता समझ सकता है। जो व्यक्ति सफल हुआ है वो यदि हमारे सामने है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम जिस सफल हुआ उसको जानते हैं कि इस रास्ते से ये सफल हुआ है। यही पढ़ाई का उद्देश्य भी है। बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि कागजी और पूरा ज्ञान हासिल करना। आजकल की स्थिति में जो होने लगा है कि सारे बच्चे बच्चियाँ केवल पूरा ज्ञान, कागजी ज्ञान तक ही सीमित हैं। पढ़ाई आपकी 24 घंटे पढ़ाई होती है, यदि आप मानो तो। क्लास में पढ़ाई होती है, वो कुछ पार्ट है, हज़ार पढ़ाई है,
चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, मिलते हुए, सब पढ़ाई का ही पार्ट है। पढ़ाई के कई हिस्से होते हैं और हर जगह यदि सीखना हो तो जिंदगी हमेशा सीखती है और मरते दम तक सिखाती है। पर हाँ, यदि हमने मान लिया कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ तो बस उस दिन वो खुद मर गया। कोई व्यक्ति सब ज्ञाता नहीं हो सकता, सब शक्तिमान नहीं हो सकता है। उसको हमेशा सीखने की हैबिट डालने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये हैबिट को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ की पढ़ाई हम लोग करते नहीं हैं, हम रोज़गार की पेट भरने की पढ़ाई करते हैं कि हम कैसे रोज़गार हासिल करें, कैसे हम लोग ख्वाब देखते हैं कि ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। बस हमने वहाँ तक अपना सीमित कर लिया है कि पढ़ाई के बाद मैं ये बनूंगा, फिर इसके बाद ये बनूंगा, फिर इसके बाद मैं ये करूँगा, ये यहाँ तक सीमित है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी पढ़ाई है। असली पढ़ाई तो वो होनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने लिए तो करता ही है, परंतु वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है, नेचर के लिए क्या कर रहा है। अब देखिए, प्रकृति जो है हमको लगातार सब चीज़ फील दे रही है। हवा, पानी, आकाश, धरती, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति ने हमको फ्री में दिया हुआ है। कोई पैसा लिया है? पर आपको पता है कि पानी नहीं हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या ऑक्सीजन नहीं हो तो हम जिंदा रह सकते हैं? तो जब नेचर ने हमको फ्री में दिया हुआ है तो हमारा काम क्या है कि उसको सेव करें, उसको बचाएं, हम पानी बचाएं, हम पौधे लगाएं, हर चीज़ में। तो ये एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो अधिकांश जनता स्वार्थी हो गई है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, उनको सब कुछ लगता है कि सारी दुनिया मेरे लिए है, मैं दुनिया के लिए नहीं हूँ। जबकि ऐसा नहीं होना। हमको देखना है कि हमारा यदि जिस नाव में हम बैठे हुए हैं और वो नाव में छेद वो डूब जाता है तो वो नाव खत्म भी डूबने वाले हैं। तो वो ये दुनिया भी ऐसी चल रही है कि सब लोग इसका दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक जो संपदा है पूरा दोहन कर लिया है। लोगों ने पेड़ काट दिए। बड़वानी में तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। बड़वानी का नाम पता है कैसे पड़ा था? नहीं पता आपको? आप तो एक रहने वाले हैं। ये उस बच्ची ने सही जवाब दिया। बड़वानी का संधि विच्छेद जानते, हिंदी पढ़े लोग तो संधि विच्छेद करना आता होगा ना? तो करो ना। बड़वानी की संधि विच्छेद करने पर वाणी बने बागीचा। आपकी हिंदी भी कमजोर लग रही है मुझे, है ना? बगीचा बगीचा मेरी संस्कृत अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरा पीसीएम सब अच्छा है मेरा, क्योंकि मैं छोटे से ही सब चीज़ों को दिमाग में लगाता था। बड़वानी का मतलब बड़ का जंगल है, बगीचा, उससे बड़वानी नाम पड़ा था। बड़वानी मतलब अब यहाँ पर बड़ का जंगल दिखता है, कहीं पर भी नहीं दिखता, सब साफ कर दिए लोगों ने। एक बड़ हजारों लोगों की बराबर कीमत का हो सकता है। कितना विशाल का बड़ का पेड़, उसके जो फल लगता है उससे कितने पक्षी पलते थे, कितना वो पानी बरसाता था, कितनी वो ऑक्सीजन देता था। और लोगों ने दुष्टों ने काट दिया, क्योंकि ये इंसानी दुष्ट हैं। प्रकृति तो बहुत अच्छी है। और इसको निमाड़ क्यों बोलते थे पता है किसी को? ये निमाड़ एरिया है ना, है? नीम के पेड़। नहीं, निमाड़ का संधि विच्छेद करो ना। आप पूरी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। आप पूरी पढ़ाई करना सीखो मेरे साथ, मेरे से बोल रहा हूँ। आप क्या देखो, चीज़ों को बच्चे होकर के उसको आप लोग गंभीरता से पढ़ाई को शब्दों में नहीं ले आए। आप लोग आपके टीचर से मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो तब से मेरा दिमाग काम करता था और अभी भी कर रहा है मेरा। निमाड़ की संधि विच्छेद करोगे उसमें नीम की आड़, मतलब ये निमाड़ पूरा जो निमाड़ के दो पार्ट है, पूर्वी निमाड़ खंडवा और पश्चिम निमाड़ निमाड़ खरगोन। इस खरगोन से बना बड़वानी। ये मालूम है आपको? ये पढ़ाई है। निमाड़ के दो पार्ट हैं, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। बड़वानी इसका पश्चिमी निमाड़ का पार्ट है। तो इसमें पहले नीम का जंगल हुआ करता था पूरे निमाड़ में, तो इसलिए इसका नाम था निमाड़। तो नीम तो खैर अभी भी बहुत दिखता है, पर पहले बहुत ज़्यादा था। नीम अभी भी काफ़ी है, लेकिन बड़ गायब हो गया है। तो ये प्रकृति का वो है संतुलन। हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति ने बहुत कुछ हमको फ्री दिया हुआ है, मुफ्त दिया हुआ है, पर हम फ्री की वैल्यू नहीं समझते हैं। फ्री की वैल्यू लोगों को, अभी कोई चीज़ बाजार में लेके जाना हो तो पैसा लेके खाएगा पिएगा, लेकिन ना तो ऑक्सीजन फ्री, मतलब उसको पैसे से मिल सकती है। तो जो कोरोना मिली थी ऑक्सीजन तो कई लोग मर गए उसमें, मालूम है ना? तो
पढ़ाई को हमको नेचर से नीचे कर रहे हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग अपने से कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं। सारा पानी आता है, आपने देखा पूरा सतपुड़ा की पहाड़ियों में जाकर देखिएगा तो ये पहाड़ी से ऊंची नीचे क्यों हुई है? कभी इसकी पढ़ाई की है हम लोगों ने? ये आपने इसकी पढ़ाई छोड़ दी है, क्लास के टीचर इसकी पढ़ाना भूल गए हैं। वो असली पढ़ाई देखिएगा कि जमीन जैसी दिखती है वैसे ऐसी थी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, तो जो बारिश होती है तो उसमें मिट्टी बह जाती है। जहाँ मिट्टी का होता है वो पूरा बह गया, तो वो कोई नदी नाला बन गया, कहीं कटा बन करके सब बह गई, तो जो हार्ड चट्टान सी रह गई है। तो जो पूरा जो उबड़ खाबड़ एरिया हुआ है सतपुड़ा का, ये सारी अच्छी मिट्टी बह के जा चुकी है। काम का नशा होना चाहिए, अच्छा करने का नशा होना चाहिए, ये तो नशा होता है ना। हम लोगों ने मेरी नौकरी 25-26 साल हो गई, मैं तो कोई नशा नहीं किया हुआ है, मेरे को नशे पता नहीं कैसा होता नशा, पर हमें काम का नशा है। तो कहने का मतलब है कि आप सही नशा करो काम का, आप वो गलत नशा करोगे तो आप घर को बर्बाद करोगे। जी सर। कलेक्टर बनने के पहले या फिर कलेक्टर बनने के बाद में आपके जीवन में जो बदलाव या फिर अनुभव हुए, आप उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? अब आपका प्रश्न काफ़ी बड़ा गहराई वाला प्रश्न है कि कलेक्टर बनने से पहले और बाद में बेसिकली क्या होता है कि आदमी जो होता है उसके विचारों का ही परिणाम होता है। अब वो कलेक्टर है या नहीं है या कुछ भी है, पहले और बाद में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। तो मेरे को लगता है कि मेरी 26 साल की नौकरी में 2 साल मेरे कलेक्टर को हो गए, बाकी 24 साल की मैंने दूसरी सर्विस की हुई है। और मेरा काम पहले भी ऐसे चलता था और अभी भी ऐसे चल रहा है। अब जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ ब्रॉड सेंस में हो जाती हैं। जब हम लोग जिले पे बैठते हैं तो हमारा काम का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ों को मैनेज करना, ब्रॉड सेंस में समझना, लोगों की कैसे मदद करना, ये दायरा काफ़ी बड़ा बढ़ जाता है। और इसी सेंस में मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कि कॉलेज और स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों से मैं बात करता हूँ, विशेष करके ये बात करता हूँ कि बच्चे हमारे जो है उनको सही रास्ता मिल जाए, पढ़ लिख करके वास्तव में वो अपना व्यक्तिगत निर्माण कैसे करें, उनको ये रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। अभी जैसे मैं देखता हूँ स्कूल और कॉलेजों में भारी संख्या में बच्चे जाते हैं और सबका उद्देश्य भी सेम है कि अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि शासकीय नौकरी हमारी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तो हमारे जीवन के निर्माण के लिए क्या होता है। मनुष्य पूरी दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, क्योंकि बाकी पशु पक्षियों में किसी में दिमाग नहीं है। वो क्या फीलिंग है वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब उनकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में बहुत अंतर है, पर हो उल्टा रहा है। वो बहुत खुश है और इंसान बहुत दुखी है। हम कष्ट में रहने वाले हैं, क्योंकि 3% लोगों को नौकरी मिलती है, केवल 3% लोगों को। हम 3% में कुछ लोग भाग्यशाली हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। अच्छा, जो नौकरी मिल गई तो वो भी भाग्यशाली जरूर नहीं है। नौकरी वालों को भी आप कहिए वो देखिएगा तो आपको रोते गाते मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो नौकरी वाले सब खुश हों, इसी क्या गारंटी है। तो खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर विकास तो खुद हमको करना पड़ेगा। नौकरी, सरकारी नौकरी करें या कुछ अपना दूसरा काम धंधा करें, यदि आपको कुछ स्किल अपने में जोड़ना है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रयोग करने की आवश्यकता है। और अपने को विश्वास करते हुए बहुत
हार्ड वर्क की आवश्यकता है। सॉफ्ट वर्क आपको बहुत आगे ले जा नहीं सकता। केवल हार्ड वर्क एक वो टूल है जो हमको मनचाही चीज दिला सकता है। आप लोगों ने माइकल जॉर्डन वाली कहानी सुनी है? किसी सुनी है? यूट्यूब में मिल जाएगी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर है। उसी कहानी क्या है, उसी कहानी से सीख सकते हैं हम लोग। उसी कहानी ये थी कि एक गरीब परिवार का बच्चा था। वो एक बार उसके पिता ने उसको एक टी शर्ट ला के दिया। मतलब उसको मैं और अलग से पूरा समझ लिया गया। एक बार वो जो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बन गया, सबसे ज़्यादा कमाने वाला बन गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन गया वो गरीब। हाँ, तो मीडिया ने उससे सफलता का राज पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। फिर उसने अपनी सफलता का राज बताया कि मेरी सफलता का राज ये है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने ये बताया था कि मेरे पिता ने मुझे एक टी शर्ट ला के दिया $1 का, और बोला इसको $2 का बेच के आओ। तो जब बेचने गया तो 6 घंटे लग गए, $2 को बेच के आया, घर पर पहुँचा तो बोला पिता खुश होगा, पर पिता खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि दूसरा $1 वाला टी शर्ट लेके जाओ, अब इसको 20 का बेच के आओ। तो उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है, $1 का $2 में बेचने पर 6 घंटे लग गए, अब 20 कैसे बिकेगा ये? तो उसके पिता ने कहा कि तू ये कर सकता है। जब उसने कहा उसने सोचा कि पिता ने कहा मैं कर सकता हूँ, तो उसने प्रश्न नहीं किया, अब उसने दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, एक अपने किसी दोस्त को पकड़ा और उसी टी शर्ट पर टैटू करवाया, और किसी एक स्कूल के बाहर खड़ा हो गया, जब छुट्टी होती तब उसने कहा कि टी शर्ट वाला $, जो टैटू वाला टी शर्ट $20 का, तो थोड़ी देर में किसी को पसंद आकर बिक गया। जब वो घर पहुंचा तो सोचता है बच्चा कि पापा खुश होंगे, पापा फिर भी खुश नहीं होंगे। तो उसने एक बार कहा कि नहीं, अब $1 का टी शर्ट फिर लो, अब इसका $200 में बेच के आओ। तो बच्चे ने प्रश्न नहीं किया, और उसको समझ में आ गया कि पापा कह रहे तो मैं ये कर सकता हूँ। उसने क्या किया, उसने समय का इंतजार किया, देखा कि शहर में एक सेलिब्रिटी बाहर के आए। उसने ठाना कि मैं से मिलूंगा, जैसे आपने ठाना वो कलेक्टर से मिलेंगे तो मिलिए ना। तो उन्होंने ठाना कि मुझे सेलिब्रिटी से मिलना है। जब मिलने गया तो बहुत सारे लोग उसको घेर लेते हैं, सेलिब्रिटी से मिल नहीं पाता है, और सेलिब्रिटी उस पर नजर पड़ेगी बच्चे पे कि छोटा बच्चा है तो बोले उसको बुला नहीं, इसको आने दो। उसने कुछ नहीं किया, अपना टी शर्ट निकाला, ऑटोग्राफ पेज, उसने ऑटोग्राफ लिया और वहाँ से चिल्लाता हुआ आता है कि ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट $200 का। तो जो सेलिब्रिटी के पास लोग खड़े हुए थे, सारे सेलिब्रिटी छोड़ते हैं, बच्चे के पीछे भागते हैं, चलो टी शर्ट इसी से ले लेते हैं। तो उसने फिर टी शर्ट की नीलामी लगाया, तो वो टी शर्ट $1200 का बिका। तो जब घर पे गया तो उसके पिता ने उसको जो सीख दी कि मैं तेरे को ज़िंदगी में ये चीज़ सिखाना चाहता था कि टी शर्ट वही है $1 का, जिसको तू 6 घंटे में 2 का बेच पाता है, फिर तू उसको 20 का बेचता है, और फिर इसको तू 1200 बेचता है। टी शर्ट वही है, $1 का टी शर्ट ही है। तो जब टी शर्ट की कीमत इतनी बढ़ सकती है तो इंसान अपनी कीमत को क्यों नहीं बढ़ा सकता? समझ गए आप? तो इसीलिए माइकल जॉर्डन बन गया। तो कैसे बना? उसने भयंकर मेहनत की, और जब आप मेहनत कर लोगे, ठान लोगे, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। इफ यू थिंक यू कैन डू, देन यू कैन डू, अदरवाइज इसको याद रखना। यदि आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ तो ही मैं ये कर सकता हूँ, अन्यथा तो आप कर ही नहीं सकते। ऐसे होता है। जिंदगी हमारी इन्हीं सब शब्दों में ही घूम रही होती है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। ये सब सोच है लोगों की कि वो अमीर है, वो गरीब है। ये कुछ नहीं है। अमीर से बड़े अमीर भी हैं और गरीब से भी बहुत गरीब लोग भी हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, मैथमेटिक्स के बच्चे हों पेश के, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, 2 लाइनों में एक लाइन छोटी दिखती है, बड़ी दिखती है, वो सही नहीं है। आइंस्टीन ये कहता है कि वो छोटी लाइन बड़ी की तुलना में छोटी है,
बड़ी लाइन छोटी तुलना में बड़ी है, पर बड़ी से भी बड़ी है और छोटी से भी छोटी है। तो ये सारी दुनिया ही चल रही है कि हम लोग सोचते हैं कि वो अमीर वो गरीब ना, वो अमीर नहीं वो गरीब नहीं है। ऊपर वाले ने पैदा किया, सबको बराबर आंखें दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिए, सब दिया ना, बराबर करके भेजा हुआ। बस हमने पैसे का जोड़ना चालू कर दिया कि इसके पास ये प्रॉपर्टी सब बकवास चीज़ है। तो यदि आप माइकल जॉर्डन बन जाओ तो चाहे तो कुछ कर डालोगे, करोगे नहीं करोगे? तो यही है, आप में दम है। दम कब आएगी? जब आप विश्वास करोगे अपने आप पर। आप अपने आप पर ये विश्वास करोगे कि आप ये कर सकते हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने भी किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं भी अपने गाँव पढ़ता था तो कच्चे रास्ते, कच्चा स्कूल, कच्चे घर, सब समस्याएं थी। जितनी समस्या हो सकती सारी थी, अनंत समस्याएं। वो दिमाग में होती है समस्याएं, तो बाकी समस्या तो है नहीं। अभी भी समस्या बहुत घूम रही होंगी और नहीं तो नहीं है समस्याएं। तो ये समस्या को हमने दिमाग में बैठा लिया, समस्या है तो हम दब जाएंगे। पर समस्या से ऊपर उठना पड़ेगा। ये समस्या तो हमेशा है, संघर्ष ही जीवन है। जीवन का वो है ना सूत्र बात, संघर्ष ही जीवन है। यदि संघर्ष ना हो तो जीवन ही बेकार है, समझे? तो यदि जिसने संघर्ष करना सीख लिया उसका जीवन बहुत बेहतर होने वाला है। तो और कुछ पूछना है? सर मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। सर आपके स्तर तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या मैंने करना आपको चाहिए? बता दिया सब कुछ, अभी भी नहीं समझ पाए। नहीं समझ गए। थ्योरेटिकल प्रश्न से ऊपर उठो। मैंने माइकल जॉर्डन की कहानी सुना दी आपको, सबकी सुना दी है ना। आपको सर- कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने क्या बोला? कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यदि पीटी उषा बनना है किसी को दौड़ने के लिए, तो बिना मरे स्वर्ग देख नहीं सकते। आप सुनिए, ये सुन आपको बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता है। तो किसी को यदि उसमें एथलीट बनना है, पीटी उषा बनना है, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गोल फिक्स करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लाइफ में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, गोल और टाइम। गोल और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन तो बेकार सब चीज़। टाइम की ही वैल्यू है, बाकी चीज़ कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपको 3 घंटे में मान लो एग्जाम करना है तो 3 घंटे में ही करना है। यदि आपको 20 किलोमीटर दौड़ करना है और आपसे कहा गया आपको 1.5 घंटे में दौड़ना, तो उतने में दौड़ना है, तो आप जीतोगे तो हार जाओगे। तो वो यार पढ़ाई का है, आपने कितनी पढ़ाई की इसको 3 घंटे में फोड़ना है, तो वही सफल होगा जो 3 घंटे की प्रैक्टिस कर लेगा। तो वो हालत हम लोग अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी और से कंपेरिजन नहीं करना है, हमको अपने आप से कंपेरिजन करना है। सब इस चीज़ को समझना जो मैं बोल रहा हूँ। हम दूसरों से कंपेरिजन करते हैं, हमको कंपेरिजन अपने से करना है कि कल मैं ये था और आज मैं हूँ, समझे? यदि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो अभी आपको दौड़ना नहीं आता, पर आपने ठान लिया 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे में, तो आपको पहले ट्राई तो करना पड़ेगा ना। पहले 1 घंटे में दौड़ के देखो। इस प्रश्न को इस बात को ढंग से समझो मैं कह रहा हूँ। यदि आपको ये प्रैक्टिस करना है कि मुझे 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप दिमागों में तरह तरह के प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? यार मैं दौड़ ही नहीं सकता हूँ, 10 मिनट तो बहुत हो जाता है यार, अरे मैं तो मर जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा, जो या क्या दिमाग में चलेगा, तो आप दौड़ना शुरुआत ही कर पाओ। ऐसा हो सकता है। ये उदाहरण सब जगह फिट है जो मैं बोल रहा हूँ, ये हर चीज़ में फिट है, पढ़ाई में फिट है, तैयारी में फिट है। आपने ये सोच लिया कि नहीं यार 10 किलोमीटर तो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने क्या बोला था, इफ यू थिंक यू कैन डू देन यू कैन डू। यदि आपने ये सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप शुरुआत नहीं करोगे, तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए आप करना क्या चाहिए? आप प्रश्न दिमाग में लाना नहीं चाहिए। पहले तो सोचो कि मैं 1 घंटे में दौड़ कितना लेता हूँ, तब डिसाइड करो ना। पहले 1 घंटे में दौड़ के देखो ना, हो सकता है आप 8 मिनट दौड़ लीजिए 1 घंटे में, हो सकता है 6 दौड़ लिए। यदि आप 8 दौड़ लिए तो आपका टारगेट पास में होगा कि नहीं होगा? काम बन गया आपका। आप में अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उसका पता लग गया, कैपेसिटी का कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का पता लग गया। ना यार मैंने बिना तैयारी के 8 किलोमीटर दौड़ लिया ना, अब तो मुझे तैयारी करना है, डेली तैयारी करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये वही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करके आदमी को
जो हासिल करना चाहो कर लेता है। तो यही पढ़ाई का हाल है। और आप जो पढ़ते हो, मैं भी पढ़ा हूँ। मैं भी कई स्कूल कॉलेज में जाकर बात करता हूँ बच्चों से। अभी बच्चे बहुत वीक हैं पढ़ाई में। क्यों वीक है? क्योंकि उनको बेसिक चीज़ नहीं आती, बेसिक्स नहीं आते हैं। जब बेसिक्स नहीं आएंगे, आप मान लो आपको 5 मंजिला 10 मंजिल मकान बनाना हो तो आप बना सकते हो। जब तक आपकी नींव मजबूत ना होगी तो वो तो ताश के पत्थर पर गिरने वाला है ना मकान तो आपका। यही हो रहा है। आप सोचते तो हो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पर आपके बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया आपने। आपको उसके बेसिक्स क्या है, उसकी वो चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि आपका लेवल कहाँ पे है। तो वो लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंस में बच्चे बहुत वीक होते हैं, कुछ बच्चे कुछ बहुत अच्छे होते हैं। वो अपनी कैपेसिटी समझते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। उनको पता है कि भाई मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसलिए बेसिक्स की मैं बात करता हूँ। जैसे मैं प्राइमरी में था तब मेरे को 40 तक पाड़े आते हैं। मैं ढूंढता रहता पूरे, मैं स्कूल में जाकर मुझे 40 तक मिलते नहीं है, मुझे 20 तक मिलता है। 40 तक पढ़े आते थे मेरे को। मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने मैथमेटिक्स से MSc किया, MPhil किया, और मैंने कैलकुलेटर नहीं परचेज किया। कैलकुलेटर क्यों नहीं किया? क्योंकि जब तुम्हारे पहाड़ी इतने याद हो तो कैलकुलेटर की जरूरत क्या है, तुमको क्या करना है। अभी तो लोग बोलोगे 35 में से 8 घटा तो वो टाइम लगाएंगे, ऐसे करते। यहाँ दिमाग में फटाक से आंसर आता था पहले, है ना। तो आपके जो दिमागी जो है ना वो शार्पनेस इस पढ़ाई के अलावा जो अंदर की पढ़ाई है उससे होती है। आप चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करते हो दिमाग में, जो मैं इनपुट की बात कर रहा था। इनपुट, आपके दिमाग में इनपुट नहीं हो रहा है। पढ़ते तो बहुत हैं, चीज़ें अंदर जाना चाहिए दिमाग में। तो हर पढ़ाई में आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके पहले बेसिक्स पे जाओ। क्वालिटी और स्ट्रेटेजी, एजुकेशन की क्वालिटी और स्ट्रेटेजी 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई लोगों बच्चों को बहुत आता है पर वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। 3 घंटे में उनका दिमाग काम नहीं करता है, और कई बार तो वो जो आता है वो अभी इनको लिख नहीं पाते। ऐसे होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजी बहुत शानदार रहती है, नहीं आता तभी बढ़िया लिख मारते हैं वो। ऐसा होता है लोगों के साथ में, ये आपके साथ सबके साथ होता हुआ। कई बार तो सोचते हैं कि जो एग्जाम हॉल के पहले घुसने से पहले ही कॉपी के पेपर ट्राई करते थे ना सारे, वो सब असफल बच्चे होते हैं। जिसको अपने को विश्वास नहीं है वो तो हॉल के बाद किताब घूमते देता रहता है कि मैं चलो इसको रिवाइज कर लूँ। अरे जिंदगी की पढ़ाई यहाँ तो थोड़ी सीमित है। ये एग्जाम हॉल तक तुम देखते रहो तब तुम नंबर ला पाओगे। ये सब पढ़ाई बेकार है। जब एग्जाम में जाते हैं उससे पहले तो रात भर में बढ़िया सोना चाहिए, फ्रेश दिमाग में जो शानदार लिखा जा सकता है उससे अच्छा कुछ लिखा नहीं जा सकता है। तो अक्सर लोग स्ट्रेटेजी बनाते नहीं है। मैं स्ट्रेटेजी वाली पार्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई चीज़ तत्काल मिल जाएगी। कोई भी शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है सफलता का। किसी चीज़ में सफलता का शॉर्टकट रास्ता हो नहीं सकता है कि आप लोग कुछ भी किया हुआ और सुबह तक पढ़ रहे हैं और आपने कुछ भी करके आया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई एक दिन की नहीं होती है, जो जिंदगी में पढ़ाई रहती है। चलिए और बताइए, हो गया? अगर क्लास ही लगी है ना। सर धन्यवाद आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए। चलिए बढ़िया। तो थैंक यू सर।